नमस्कार, माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले बता देता हूं कि हमने इससे पहले 2 वीडियो में अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर देखा। उसके बाद में पीपीसी वक्र के बारे में अध्ययन किया, यानी उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ा। उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे थे। फिर देखा था अर्थशास्त्र में क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आज हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन पढ़ेंगे। इसके माध्यम से जानेंगे कि उपयोगिता का विश्लेषण किस प्रकार से होता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि उपभोक्ता होता कौन है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु का उपभोग करता है। जो वस्तु का उपभोग करेगा उसके प्रति उसका व्यवहार कैसे है, इसका अध्ययन हम आज की स्लाइड में करेंगे। उपभोक्ता जो किसी वस्तु का उपभोग करता हो वह उपभोक्ता कहलाता है, क्योंकि कोई वस्तु का उपभोग व्यक्ति तभी करता है जब उससे उसको संतुष्टि मिलती है। लेकिन संतुष्टि मिलने के लिए ज़रूरी है कि उपभोक्ता के पास उस वस्तु को खरीदने के लिए आय हो और उस वस्तु के प्रति उसकी रुचि हो। परंतु आय सीमित होती है और आवश्यकताएं असीमित होती हैं। इसलिए हमारे सामने अर्थशास्त्र में समस्या आती है कि इन सीमित आवश्यकताओं को या असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से किस प्रकार से पूरा किया जाए। तो हम क्या करते हैं, जिस वस्तु से हमें संतुष्टि या उपयोगिता ज़्यादा मिलती है उसको हम पहले उपभोग करते हैं और फिर घटते क्रम में उपभोग करते जाते हैं। तो इस प्रकार सीमित आय और असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाए, इस समस्या को देखते हैं तो हमारे सामने एक चयन की समस्या आती है। जैसे हमें मान लो 3 वस्तुएं खरीदनी हैं, ए, बी और सी, लेकिन हमारे पास जो आय है वो स्थिर है। तो इस स्थिर आय से हम किस वस्तु को खरीदें, ये हमारे सामने समस्या है। क्योंकि जो जितनी आय है उससे हम तीनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते। इसलिए चयन की समस्या हमें बताती है कि हमें जिस वस्तु से ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी उसको पहले खरीदेंगे, फिर उससे कम उपयोगिता वाली और फिर सबसे कम उपयोगिता वाली वस्तु को हम खरीदते हैं। इस स्थिति में उपभोक्ता उस वस्तु को पहले उपभोग करेगा जिससे उसे संतुष्टि ज़्यादा मिलती है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो लगातार उपभोग करने पर उसको अगली इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? क्योंकि किसी वस्तु का लगातार उपभोग करने से उसके प्रति जो तीव्रता है या इच्छा शक्ति है वो धीरे धीरे घटती जाती है। उदाहरण के रूप में जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, मान लो रोटी का, तो पहली रोटी से जो हमें संतुष्टि मिलती है उसकी तुलना में दूसरी से कम संतुष्टि मिलती है। अतः हम जो पहली रोटी के लिए जो त्याग कर रहे हैं उसका त्याग दूसरी रोटी के लिए उतना नहीं होगा, यानी पहली रोटी की तुलना में हम कम त्याग करते हैं। जो व्यक्ति संतुष्टि प्राप्त करता है उसी के आधार पर वो उस वस्तु का भुगतान करता है। तो जब पहली वस्तु का उपभोग करेगा तो उसके लिए जो भुगतान करेगा वो अधिक करेगा और दूसरी के लिए कम करेगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग उससे मिलने वाली संतुष्टि के आधार पर करता है और संतुष्टि समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। जैसे सर्दी का वक्त है तो हमें ऊनी कपड़ों से संतुष्टि या उपयोगिता ज़्यादा मिलती है, जबकि गर्मी में उन वस्तुओं से संतुष्टि कम मिलती है। तो इस प्रकार से संतुष्टि समय और स्थान के साथ भी बदलती रहती है। संतुष्टि का किसी वस्तु की स्थिति से कोई संबंध नहीं होता, यानी वो वस्तु हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए कैसी है इस पर हम नहीं जाते हैं, हम सिर्फ उपयोगिता को देखते हैं। जब उपयोगिता को देखते हैं तो हमारे सामने 2 मत आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो उपयोगिता मिलती है उसको हम माप सकते हैं, जैसे मार्शल है, वालरा है, जेविन्स है आदि अर्थशास्त्री कहते हैं कि हम जो वस्तु उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं उसको हम माप सकते हैं और उस मापने की इकाई का नाम यूटिल्स है। अर्थात जो व्यक्ति जितनी अधिक मात्रा का उपभोग करेगा उसको यूटिल्स में ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा मिलेगी या संतुष्टि उतनी ही ज़्यादा मिलेगी।
तो यूटिल्स के माप के आधार पर इसको हम गणनावाचक दृष्टिकोण कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है कि उपयोगिता मापी जा सकती है। इसके समर्थन में आने वाले अर्थशास्त्री मार्शल है, वालरा है, जेवेंस है आदि है, रिकार्डो है। जबकि कुछ अर्थशास्त्री उपयोगिता को क्रम में रखने की बात करते हैं, जैसे RGD एलन, हिग्स, सल्ट्सकी आदि। ये लोग कहते हैं कि उपयोगिता व्यक्तिगत धारणा है और सबको समान उपयोगिता मिले ज़रूरी नहीं होती, इसलिए हम उपयोगिता को माप नहीं सकते बल्कि क्रम में रख सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हम उपयोगिता को माप लें। ये व्यक्ति की धारणा पर निर्भर करती है। हो सकता है किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से अधिक उपयोगिता मिले, हो सकता है दूसरा व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हिग्स और एलन कहते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि हम क्रम में रख सकते हैं। क्रम में कैसे? कि हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें A की तुलना में B में संतुष्टि ज़्यादा मिलती है और B की तुलना में C में संतुष्टि कम मिलती है। तो A की संतुष्टि B से ज़्यादा है और B की संतुष्टि C से ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि A की संतुष्टि है वो C से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम उपयोगिता को क्रम में दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इससे मिलने वाली उपयोगिता कितनी है। तो इस अप्रोच को या इस अवधारणा को हम क्रमवाचक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण कहेगा कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, क्रम में रख सकते हैं, जबकि गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं कि हम उपयोगिता को यूटिल्स में माप सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो आपको मार्शल और वालरा का पूछ सकता है कि कौन से अर्थशास्त्री गणनावाचक दृष्टिकोण के समर्थक है और कौन से अर्थशास्त्री क्रमवाचक दृष्टिकोण के समर्थक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपयोगिता के जो माप है इसके दो अवधारणाएं हैं, एक तो है गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरी है क्रमवाचक दृष्टिकोण। आज की स्लाइड में हम गणनावाचक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है। जैसे हमने ऊपर बात की कि हमने माना कि हमने जो पहली रोटी खाई है, मान लो उससे मिलने वाली उपयोगिता 20 है, इसको माप लिया, यूटिल्स में मापा, इसलिए इसको कह दिया यूटिल्स मिलती है। दूसरी जो रोटी हम यूज़ करेंगे तो इससे मिलने वाली उपयोगिता 20 नहीं होगी, 20 से कम होगी, मान लो 15 होती है, तो इसको हमने 15 यूटिल्स में कह दिया। तो अब 20 की उपयोगिता के लिए या 20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त करने के लिए या तो हमें उसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए या उसी समान इकाई के लिए हम कम पेमेंट करने को राजी होते हैं, यानी कम भुगतान करते हैं। तो इसलिए उपयोगिता घटती जाती है। जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करते जाएंगे तो अतिरिक्त इकाई यानी आगे आने वाली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाएगी, और इस घटती हुई उपयोगिता को ही हम सीमांत उपयोगिता, आसमान सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आसमान का मतलब होता है घटती हुई, सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई। तो एक अतिरिक्त इकाई यानी एक के बाद में जब दूसरी इकाई, दूसरी के बाद में तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है कि अगर हम लगातार वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर उससे मिलने वाली उपयोगिता है वो घटती जाएगी। इस प्रकार अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता घटेगी तो कुल उपयोगिता है वो एक सीमा तक तो बढ़ेगी लेकिन उसके बाद में घटने लग जाएगी, यानी कुल उपयोगिता अधिकतम होकर न्यूनतम हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे हम वस्तुएं उपभोग करते जाएंगे तो एक सीमा के बाद उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी और ज़्यादा उपभोग करने पर उसकी उपयोगिता गिर जाएगी। इसीलिए हम उसको यह कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता अब घटने लग जाती है। पहले हम देख लेते हैं कि उसकी कुछ मान्यताएं हैं। जैसे हम मान के चलेंगे कि जो स्थितियां हैं वो निम्न प्रकार से विद्यमान हैं। तो इन मान्यताओं के अंदर हम देखते हैं, पहली मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील है। उपभोक्ता विवेकशील का मतलब व्यक्ति जानता है, बाजार के बारे में भी जानता है और वस्तु के उपयोग के बारे में भी जानता है। इसलिए व्यक्ति पागल नहीं है और न ही मंदबुद्धि है, तो वो अपनी मुद्रा की उपयोगिता को भी जानता है और अपनी जो गुड्स यानी वस्तु का उपभोग कर रहा है उसकी उपयोगिता को भी जानता है। दूसरा है उपयोगिता मापनीय है। किस में मापते हैं? यूटिल्स में मापते हैं। तो उपयोगिता को हम यूटिल्स में माप सकते हैं। ये
दूसरी उसकी विशेषता है। तीसरी, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। ये हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं, हम इसलिए खरीदते हैं ताकि हमने जो पैसे खर्च किए उससे उसकी तुलना में हमें ज़्यादा संतुष्टि मिले। मुद्रा की जो उपयोगिता है वो मुद्रा में मापी जाती है। यानी हम ये कहते हैं कि 5 यूटिल्स जो मिली है उपयोगिता उसका 1 रुपये है, 10 यूटिल्स जो मिलती है उसका 2 रुपये है। तो इस प्रकार से हम उसको मुद्रा में माप सकते हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हमने स्थिर माना है। स्थिर क्यों माना है? क्योंकि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर अगर उससे मिलने वाली उपयोगिता परिवर्तनशील रहेगी तो हम उपयोगिता को नहीं माप सकते। इसलिए हम मान्यता में मान लेते हैं कि उपयोगिता है वो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो हमेशा के लिए स्थिर है। अगली मान्यता है कि वस्तु की समरूप इकाई है, यानी जो वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं उसकी इकाई का आकार या वजन में समान है। ये नहीं है कि पहली रोटी छोटी है और दूसरी बड़ी है, या कोई वस्तु जो उपभोग कर रहे हैं पहली बड़ी है दूसरी छोटी है, या पहली छोटी है दूसरी बड़ी है। तो इकाई का आकार है वो समान रहता है और वस्तु का उपयोग लगातार किया जाता है, यानी हम बीच में समय का गैप नहीं देते हैं। जैसे खाना खाते हैं तो खाना लगातार खाते हैं, इसीलिए अगली वस्तु की उपयोगिता घटती जाती है। अन्यथा एक रोटी आज खाई एक कल खाई तो उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उपभोग की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। अगली मान्यता हम मान के चलते हैं कि उपभोक्ता की आय है वो उपभोग के दौरान बदलती नहीं है, न ही रुचि बदलती है और न ही कोई फैशन बदलता है। रुचि का मतलब ये नहीं है कि उपभोक्ता जब वस्तु का उपभोग कर रहा हो और बीच में ही कह दे नहीं ये वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती है, ऐसी नहीं है। तो जो शुरुआत में जो उसके प्रति धारणा है वही अंत तक बनी रहनी चाहिए। और फैशन है वो भी परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जब वस्तु का उपभोग करेंगे तो हमें उपयोगिता मिलेगी। जब हम इन उपयोगिताओं को जोड़ते जाएंगे, यानी जैसे हमने पहली इकाई का उपभोग किया तो यूटिल्स 1 मिला, दूसरी इकाई का उपभोग किया यूटिल्स 2 मिला, तीसरी इकाई का उपयोग किया यूटिल्स 3 मिला। इसलिए जितनी भी इकाइयाँ का उपभोग करेंगे तो इससे जो यूटिल्स मिलेगा उन सब का जोड़ कर देंगे तो वो हमें कुल उपयोगिता कहलाएगी। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा देख सकते हैं क्या कि विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाती है। परिभाषा को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार जब हम वस्तुओं की लगातार मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो अगली इकाई होगी उसकी उपयोगिता कम होगी। तो हम जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें हम देख सकते हैं कि अगर अतिरिक्त इकाई जो बढ़ा रहे हैं, मान लो पहली इकाई की उपयोगिता जोड़ दी, दूसरी की जोड़ दी, प्लस तीसरी की जोड़ दी, तो हम उसको सिग्मा mu कह सकते हैं। यानी जो अतिरिक्त इकाई है उससे मिलने वाली उपयोगिता को जोड़ देंगे तो भी हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। तो दूसरा कुल उपयोगिता का फॉर्मूला है TU बराबर सिग्मा mu, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी पहली इकाई की, मार्जिनल यूटिलिटी दूसरी इकाई की, मार्जिनल यूटिलिटी तीसरी इकाई की। इस प्रकार से जितनी भी यूटिलिटी है उसकी अगर जोड़ कर लिया जाए तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो सीमांत उपयोगिता है क्या? सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि जब हम एक अगली इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता, तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। हमें यहाँ पर दोनों परिभाषाएं और दोनों के फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। जैसे हमने कुल उपयोगिता में पढ़ा कि जितनी भी वस्तुएं हम उपभोग कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। इसीलिए हमने कहा TU बराबर होता है सिग्मा mu, या सभी इकाइयों की उपयोगिता का जोड़। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा mu बराबर TU n-1। मान लो 5 इकाई के उपभोग पर हमें 50 यूटिल्स मिल रही है और 4 इकाई के उपभोग पर 40 यूटिल्स मिल रही है। तो 5वीं इकाई के लिए जो यूटिल्स है वो 5वीं की कुल उपयोगिता में से चौथी की कुल उपयोगिता, चारों की कुल उपयोगिता को घटा देते हैं तो हमें 10 मिलती है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा TU बटा डेल्टा Q, इस प्रकार से भी लिख कर हम mu को ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा TU यानी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ बटा डेल्टा Q यानी हमने इकाई कितनी बदली है। इस नियम को लागू करने के लिए 2 कारण होते हैं कि सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो लागू क्यों होता है। लागू इसलिए होता है क्योंकि जो वस्तुएं होती हैं वो पूर्णतः स्थानापन्न नहीं होती है। पहले हम देखते हैं स्थानापन्न का मतलब क्या होता है। स्थानापन्न वस्तु का मतलब होता है कि एक वस्तु का उपयोग दूसरी वस्तु के स्थान पर करना स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। जैसे
आपको चाय नहीं मिली, आपने कॉफ़ी पी ली। आपको जेल पेन नहीं मिला, आपने बॉल पेन ले लिया। तो जेल पेन बॉल पेन आपस में स्थानापन्न वस्तु है, यानी एक के स्थान पर दूसरी काम आती है। लेकिन जेल पेन बॉल पेन का स्थान कभी नहीं ले सकता, इसलिए वस्तुएं पूर्णतः स्थानापन्न नहीं होती है। जब पूर्णतः स्थानापन्न नहीं होती है, इसीलिए जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो लागू होता है। अतः उपभोग बढ़ाने पर जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करेंगे उसकी उपयोगिता घटती जाएगी। आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है, अर्थात एक स्तर के बाद उपभोग नहीं बढ़ेगा। जैसे अगर आप भूखे हैं और खाना खा रहे हैं तो रोटी से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक सीमा के बाद उसकी उपयोगिता 0 हो जाएगी। लेकिन फिर भी खाना जारी रखते हो तो उपयोगिता माइनस में हो जाएगी, यानी आपको खाने से तकलीफ ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार से जब वस्तुओं का निरंतर उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती है। तो हम कह सकते हैं कि जो उपयोगिता ह्रास नियम है, ह्रास नियम का मतलब कि अतिरिक्त इकाई या जैसे जैसे हम इकाई का उपभोग बढ़ाते जाते हैं तो अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, उपयोगिता घटती जाती है। इस घटती हुई उपयोगिता को ही हमने समसीमांत उपयोगिता नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा है, ह्रास नियम कहते हैं। तो इस ह्रास नियम से ही जो नियम बना है उसी से हम मांग का नियम ड्रॉ कर सकते हैं। मांग का नियम बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत गिरेगी अगली इकाई की मांग ज़्यादा होगी, अगर कीमतें बढ़ेगी तो मांग कम होगी। यही हमें ह्रास नियम बताता है कि जैसे वस्तु की उपयोगिता गिरेगी तो अगली इकाई के लिए हम कम भुगतान करेंगे। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से हम समसीमांत उपयोगिता नियम और मांग के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। अगला कंटेंट ह्रासमान उपयोगिता नियम, या जो अगर एक वस्तु की स्थिति है तो उसमें मांग वक्र की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो इसको हम एक वक्र के द्वारा भी देख सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं कि एक उपभोक्ता दी गई वस्तु दी गई कीमत और अपनी आय के आधार पर ही किसी वस्तु को खरीदने का इच्छुक होता है। वस्तु की मांग क्या है, इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के पास आय होना भी ज़रूरी है और आय के साथ साथ उस वस्तु को खरीदने के प्रति उसकी इच्छा भी होनी चाहिए, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग होती है। तो मांग क्या है, दी गई किसी कीमत पर जो वस्तु की मात्रा मांगी जाती है वो मांग है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। इसको हम चित्र के द्वारा किस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे इसने कहा है कि मांग वक्र की व्युत्पत्ति कैसे होगी। हम नीचे क्वांटिटी लेते हैं और यहाँ पर कीमतें लेते हैं। मान लो किसी वस्तु की कीमत अधिक होगी तो मांगी गई मात्रा कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु की कीमतें कम होगी मांगी गई मात्रा बढ़ेगी, लेकिन वही कीमत रहेगी तो मांग नहीं बढ़ेगी। इसलिए ये वक्र आपका मांग वक्र कहलाता है, डिमांड वक्र है, जो बताता है कि अगली इकाई के लिए उपभोक्ता कम खर्च करेगा, इसलिए अगर ज़्यादा वो इकाई की मात्रा खरीदता है तो अगली इकाई के लिए जो उसका त्याग है वो घटता जाएगा। अब हम जो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता पढ़ी है उसको चित्र के द्वारा समझते हैं और उसकी जो संबंध है उनको देखते हैं। हमने एक तालिका ली, ध्यान रहे अगर आपको तालिका ध्यान में है तो आप कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की परिभाषा भी लिख सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं और संबंध बता सकते हैं। तो एक चीज़ अगर आपके ध्यान में है तो अर्थशास्त्र का फायदा यही है कि आप तीनों चीज़ें एक साथ तैयार कर सकते हो। जैसे मान लो हमने किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाया और उपभोग को हम 0 से शुरू करते हैं कि पहले कोई वस्तु का उपभोग नहीं कर रहे हैं, फिर एक वस्तु का किया, 2, 3, 4, 5 और 6 लगातार कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता यानी एक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, इसी को हमने क्या कहा था, सीमांत उपयोगिता। क्या थी परिभाषा कि एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जब इकाई 0 काम में ले रहे हैं यानी इकाई काम ही नहीं ले रहे हैं तो उपयोगिता भी 0 है, मतलब उसकी उपयोगिता कुछ नहीं है। जैसे ही पहली इकाई लेते हैं तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए माना 20, हमने माना कि पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता 20 है, तो जो दूसरी इकाई काम में लेंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता 20 नहीं होगी जबकि 20 से कम होगी। चाहे आप लगातार चाय पी रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, चाहे आप कोई दूसरी मशीनरी खरीद रहे हैं, तो उसके प्रति जो आपकी उपयोगिता वो घटती जाती है। तो माना कि दूसरी वस्तु जब हम काम में लेते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता 12 है, तीसरी से फिर घट जाएगी तो हमने माना 7 है, और चौथी से फिर घट जाएगी हमने माना 3 है।
5वीं इकाई पर आते आते उसकी उपयोगिता 0 हो जाती है, यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप जब व्हीकल खरीदते हैं तभी ये हो सकता है कि पहली इकाई से आपको ज़्यादा उपयोगिता मिले और जैसे जैसे आपके पास साधनों की संख्या बढ़ती जाए तो अगले साधन की उपयोगिता आपके लिए कम रह जाए। फिर उसके बाद में अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, यानी उस इकाई से आपको लाभ मिलने की तुलना या संतुष्टि मिलने की तुलना में संतुष्टि में गिरावट आती है। तो सीमांत उपयोगिता की परिभाषा के बाद में हमने देखा था कि कुल उपयोगिता क्या होती है। तो कुल उपयोगिता को हम यहाँ देख सकते हैं कि TU यानी कुल उपयोगिता बराबर होती है क्या, सिग्मा MU। तो ये इनको जोड़ते जाते हैं तो हमारे पास कुल उपयोगिता आ जाती है। जैसे पहली 0 इकाई की सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता भी 0 ही होगी। अब पहली इकाई की उपयोगिता 20 है तो एक ही इकाई है तो कुल उपयोगिता भी 20 होगी। 2 इकाई की उपयोगिता 20 + 12 है तो दोनों का जोड़ TU में 32 आ जाएगा। फिर तीसरी इकाई का 7 है, फिर जुड़ जाएगा 39 हो गया। तीसरी इकाई से जो चौथी इकाई से में 3 जो उपयोगिता मिल रही है उसको जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, यानी इनकी सबकी संख्या जोड़ते जाएंगे। जब 5वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता अधिकतम चौथी इकाई के बराबर यानी 42 ही रहेगी। अब हम अगर उपभोग को जारी रखते हैं तो छठी इकाई से जो हमें उपयोगिता सीमांत उपयोगिता माइनस में मिली है तो वो घट जाएगी, यानी कुल उपयोगिता गिरने लग जाएगी, जिसको हम इस वक्र के द्वारा E बिंदु के बाद में देखते हैं। अब इसको अगर हम चित्र के द्वारा दर्शाएं तो हम बता सकते हैं कि ये जो Y एक्सिस है इस पर हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता लेते हैं और X एक्सिस पे या X अक्ष पर हम मात्रा मांग की मात्रा लेते हैं। तो प्रारंभ में हमने देखा कि A बिंदु जहाँ से हम पहली इकाई ले रहे हैं जिससे हमें कुल उपयोगिता भी 20 मिल रही है और सीमांत उपयोगिता भी 20 मिल रही है। अब TU जैसे जैसे बढ़ता जाता है यानी कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, कुल उपयोगिता वक्र ऊपर की ओर जाता है B बिंदु तक, जहाँ पर 4 इकाई पर उपयोगिता की मात्रा अधिकतम 42 हो जाती है। चूँकि 5 की इकाई पर भी 42 है इसलिए 42 C बिंदु पर आ जाती है। इसके बाद में उपयोगिता घटने लगती है तो C से लेकर TU तक उपयोगिता घट रही है। सीमांत उपयोगिता 20 से शुरू होकर लगातार घट रही है और जहाँ 42 है उसी के ऊपर इसकी मात्रा 0 है। तो यहाँ पर 5 इकाई यानी क्वांटिटी जहाँ पर 5 है वहाँ पर इसकी उपयोगिता 0 है। अब ध्यान से देखें कि जहाँ उपयोगिता अधिकतम हो रही है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है यानी 0 से लेकर C बिंदु तक, तब तक सीमांत उपयोगिता घटती है यानी A से लेकर D बिंदु तक। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हुई यानी C बिंदु पर तो सीमांत उपयोगिता 0 हो गई यानी D बिंदु पर। जब कुल उपयोगिता घटने लगी यानी C बिंदु के बाद तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है यानी D बिंदु के बाद, यानी 5 इकाई के बाद ये ऋणात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कुल उपयोगिता के बीच में और सीमांत उपयोगिता के बीच में 3 संबंध देखते हैं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, कहाँ से, ये हमने ब्रैकेट में दिखा दिया है कि आप O यानी 0 से शुरू करके A, B और C तक ले सकते हो। जब यहाँ उपयोगिता 0 से लेकर C तक जाती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है यानी A बिंदु से लेकर D बिंदु तक। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है यानी C बिंदु पर तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है D बिंदु पर यानी 5 इकाई के ऊपर। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है यानी C बिंदु के बाद तो सीमांत उपयोगिता माइनस में हो जाती है यानी अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती है और माइनस में हो जाती है। इसको अगर आप अलग अलग वक्र से दर्शाओ तो आप बता सकते हो कि कुल उपयोगिता है वो 0 से लेकर A तक बढ़ती है, 0 से लेकर A तक बढ़ती है और उसके बाद में घटने लगती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि A बिंदु के बाद यानी कुल उपयोगिता अधिकतम होने के बाद में गिरने लगती है A बिंदु के बाद। इसी को अगर हम तुलना करें नीचे वाले वक्र से जिसको हमने सीमांत उपयोगिता वक्र अलग से बनाया है, ध्यान रहे पहले वाला वक्र है यानी जो हमने यहाँ वक्र देखा है वो वक्र और ये वक्र दोनों एक ही है। इसको सिर्फ हमने अलग करके समझने का प्रयास किया है। जैसे ये वक्र हमने यहाँ से लेकर इतना है, इसको एक भाग में बांट दिया है और इस भाग को दूसरे भाग में बांट दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है
और जब कुल उपयोगिता यानी ए बिंदु पर अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 और उसके बाद में कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ध्यान रहे आप दोनों वक्र बना सकते हैं या फिर कोई एक वक्र बना सकता है। अब अगला बिंदु है हीरा जल विरोधाभास। हीरा जल विरोधाभास क्या है? यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होती है, न कि कुल उपयोगिता के आधार पर। जैसे पानी, लोहा आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कुल उपयोगिता तो अधिक है लेकिन कीमतें कम हैं, जबकि हीरा, सोना, चांदी इसकी कुल उपयोगिता तो कम है लेकिन सीमांत उपयोगिता अधिक है। सीमांत उपयोगिता का मतलब एक अतिरिक्त इकाई की कीमत, तो सीमांत अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता हीरे की अतिरिक्त इकाई की अधिक होने के कारण हीरा महंगा है, जबकि पानी की अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता कम होने के कारण उसकी कीमत कम होती है। तो इस प्रकार को हम हीरा जल विरोधाभास को कह सकते हैं कि हीरे की सीमांत उपयोगिता अधिक है और पानी की सीमांत उपयोगिता कम है, और इसी के आधार पर हीरा महंगा और पानी सस्ता होता है, और इसी को हम हीरा जल विरोधाभास कहते हैं। तो इसी के साथ गणनावाचक दृष्टिकोण पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया है। समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने साथियों को भी मोटिवेट करना। मिलते हैं अगली स्लाइड में जिसमें हम क्रमवाचक दृष्टिकोण को देखेंगे और उपयोगिता की माप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।